नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में दो सनसनीखेज कहानियां हैं। कहानियां शुरू करने से पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में कोतवाली इलाके के एक पुराने मोहल्ले में मृतगन नाम की जगह पर खस नामक एक छोटी सी कॉलोनी बसी हुई थी। ये साल 2024 की बात है, जब इस शांत मोहल्ले में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगी। यहां मंसूर नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। मंसूर का काम कबाड़ बीनना था, जो उसे और उसके परिवार को मुश्किल से गुजारा करने लायक कमाई देता था। उसके परिवार में पत्नी जुबैदा थी, जो घर संभालती थी, और उनके 5 बच्चे थे। 2 बेटे जेल में बंद थे। एक पर हत्या का आरोप था और दूसरे पर चोरी का। एक बेटा याकूब उनके साथ रहता था, जो 18 साल का था और घर की जिम्मेदारियां संभालने में मदद करता था। एक बेटा कहीं बाहर रहता था, जबकि एक बेटी की शादी हो चुकी थी। मंसूर की मां हसीना भी इसी कॉलोनी में रहती थी, लेकिन अपने दूसरे बेटे के पास, और वो अक्सर मंसूर के घर आती जाती रहती थी। 17 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे हसीना रोज की तरह मंसूर के घर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था, जो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर सुबह के समय घर खुला रहता था। उसने किसी तरह दरवाजे से झांक कर अंदर देखा, और जो नजारा देखा उससे उसके होश उड़ गए। मंसूर और उसकी पत्नी जुबैदा खून से लथपथ हालत में बरामदे में पड़े हुए थे। घबराहट में उसने जोर से शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि मंसूर और जुबैदा की मौत हो चुकी थी। घर की तलाशी लेने पर एक और बड़ा झटका लगा। दूसरे कमरे में उनका 18 साल का बेटा याकूब ही खून से सना हुआ पड़ा था, और उसकी भी मौत हो चुकी थी। घर में 3 लोगों की हत्या देखकर पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई, और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तिहारे हत्याकांड की खबर सुनते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसपी अभिषेक झा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का हाल देखकर हैरान रह गए। मंसूर, उसकी पत्नी जुबैदा और बेटा याकूब को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। उनके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म थे, और हमले की वजह से उनके अंदरूनी अंग जैसे फेफड़े और लिवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। सबसे भयानक मंजर याकूब का था। उसका गला चाकू से रेत दिया गया था। तीनों की लाशें अलग अलग कमरों में मिली, यानी जो जहां सोया हुआ था उसे वही मार दिया गया था। मंसूर और जुबैदा की हत्या बरामदे में बिछे बिस्तर पर हुई थी, जबकि याकूब अपने कमरे में था, और उसे भी वही खत्म कर दिया गया था। हत्या इतनी तेजी से और अचानक हुई कि किसी को बचने या किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये पहले से प्लान किया गया मर्डर था, और हमलावरों ने पूरे परिवार को खत्म करने की ठान ली थी। जब पुलिस ने घर का मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि घर के बक्से, अलमारियां, सब कुछ खुला पड़ा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे घर में लूटपाट या चोरी हुई हो। पहली नजर में तो यही लगा कि शायद डकैती के इरादे से ये कत्ल किए गए हैं, लेकिन असली सवाल ये था कि आखिर ये हत्या किसने की। पुलिस को अब हत्यारों तक पहुंचना था। इसी दौरान पुलिस घटनास्थल पर जांच कर रही थी। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घर की तलाशी ली गई। इसी तलाशी के दौरान पुलिस को याकूब के कमरे में एक शर्ट का टूटा हुआ बटन मिला। यह देखकर पुलिस को शक हुआ कि शायद कत्ल से पहले याकूब और कातिल के बीच हाथापाई हुई होगी, और उसी दौरान यह बटन टूटकर गिर गया होगा। पुलिस ने तुरंत याकूब की शर्ट की जांच की, लेकिन उसकी शर्ट के सारे बटन सही सलामत थे, यानी ये बटन याकूब की शर्ट का नहीं था। अब सवाल था तो फिर ये बटन किसका था? पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है ये बटन कातिल की शर्ट का हो, जो हाथापाई के दौरान टूटकर वहां गिर गया हो।
इसे एक अहम सुराग मानते हुए पुलिस ने उस बटन को सबूत के तौर पर सुरक्षित रख लिया जहां यह वारदात हुई थी। उस मोहल्ले में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे पुलिस के पास कातिल का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अब पुलिस को पुराने तरीके से ही जांच करनी थी। पुलिस ने अपने मुखबिरों से बात की और मोहल्ले में घूमने वाले चोर डकैतों के बारे में पता लगाया। शक के आधार पर कई लोगों को पकड़ा, सख्ती से पूछताछ भी की, लेकिन कोई भी गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं था। जिन जिन को पकड़ा गया वे अपनी बेगुनाही के सबूत दिखाने लगे और कहने लगे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसी दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, साथ ही याकूब के दोस्तों से भी बातचीत की ताकि कोई सुराग मिल सके। पुलिस को उम्मीद थी कि याकूब के दोस्तों से कुछ अहम जानकारी मिल सकती है जो केस को सुलझाने में मदद करे। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात इस परिवार के लोग कहां थे। जांच में पता चला कि याकूब उस रात मोहल्ले में ही एक पार्टी में गया था और उसके साथ नाजिम नाम का लड़का भी था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ रहते थे। पार्टी में दोनों ने खूब मस्ती की, डांस किया और साथ में नशा भी किया। पार्टी खत्म होने के बाद याकूब घर लौट आया, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि आखिरी बार उसे नाजिम के साथ ही जाते हुए देखा गया था। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। पार्टी का माहौल काफी गर्म था, जहां संगीत की धुन पर दोनों दोस्तों ने जमकर थिरकना शुरू किया। नशे की हल्की सी खुमारी में उनके शरीर की हरकतें एक दूसरे से सटकर हो रही थी, जैसे दोस्ती की मस्ती में एक अनकही कामुकता की झलक मिल रही हो। डांस फ्लोर पर पसीने से तरबतर उनके हाथ एक दूसरे को छूते और नजरें मिलती, जो नशे की वजह से थोड़ी ज्यादा गहरी लग रही थी। लेकिन यह सब सिर्फ मस्ती का हिस्सा था, जो रात की गहराई में और भी ज्यादा उन्मुक्त लग रहा था। पार्टी से निकलने के बाद दोनों ने जमकर नशा किया और रात करीब 1 बजे घर पहुंचे। वहां बैठकर बिरयानी खाई और फिर याकूब अपने कमरे में जाने लगा। पुलिस को अब नाजिम की पूरी जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए वे सीधा उसके घर पहुंची। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, घर वालों के चेहरे उतर गए। कत्ल के मामले में पुलिस किसी के घर पहुंचे तो घबराहट होना लाजमी है, लेकिन नाजिम के परिवार की हालत कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पुलिस को पता चला कि नाजिम ने जिस कपड़े में पार्टी में गया था वे सब धो दिए गए हैं। यहां तक कि उसने जो चप्पल पहनी थी वो भी धुल चुकी थी। यानी जो कुछ भी उस रात उसने पहना था, सब कुछ तुरंत साफ कर दिया गया था। यह सुनकर पुलिस को शक गहराने लगा। आमतौर पर लोग इतनी जल्दी कपड़े नहीं धोते, खासकर जूते चप्पल तो कभी नहीं। पुलिस ने धुले हुए कपड़े मंगवाए और ध्यान से उनकी जांच शुरू की, और फिर एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। पुलिस ने जब नाजिम की धुली हुई शर्ट देखी तो एक बड़ा राज खुल गया। जो बटन वारदात की जगह से मिला था, वही बटन नाजिम की शर्ट से गायब था। यानी शर्ट का बटन टूटकर वहां गिरा था और जल्दबाजी में कपड़े धो दिए गए थे ताकि कोई सुराग न मिले। अब पुलिस को लगभग यकीन हो चुका था कि नाजिम इस कत्ल में शामिल है, लेकिन सवाल यह था कि क्या उसने ये सब अकेले किया या उसके साथ कोई और भी था। 3 लोगों की बेरमी से हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस को शक था कि वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस को लगने लगा कि ये अकेले किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन नाजिम को पकड़ने से पहले पुलिस ने एक और पक्का सबूत जुटाने का फैसला किया, बेंजाडाइन टेस्ट। पुलिस ने नाजिम के धुले हुए कपड़ों पर यह टेस्ट किया। जो शर्ट दिखने में बिल्कुल साफ लग रही थी, उस पर जैसे ही बेंजाडाइन की बूंदें डाली गई तो शर्ट के आगे का हिस्सा खून से सना हुआ निकला। यानी खून के निशान मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन सच छिप नहीं पाया। अब पुलिस के पास पूरा यकीन था कि नाजिम ही इस हत्याकांड में शामिल है। इतने पक्के सबूतों के बाद पुलिस ने फौरन नाजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नाजिम के घरवालों की भूमिका भी शक के घेरे में थी।
पूछताछ के दौरान पता चला कि नाजिम की बहन ने ही उसके खून से सने कपड़े धोए थे। जब उसे कपड़ों पर खून के धब्बे दिखे तो उसने ये बात अपनी मां को भी बताई, लेकिन इस राज को छिपाने के लिए मां बेटी ने मिलकर कपड़े धो दिए ताकि किसी को शक न हो। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि केवल नाजिम ही नहीं बल्कि उसके घरवाले भी इस अपराध को छिपाने में शामिल थे। इस वजह से पुलिस ने नाजिम की मां, बहन और घर के बाकी सदस्यों पर भी नजर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अब नाजिम को गिरफ्तार कर चुकी थी और जब उससे पूछताछ हुई तो उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस के पास मजबूत सबूत थे जो साफ साफ नाजिम की तरफ इशारा कर रहे थे। आखिरकार नाजिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये मान लिया कि उसी ने अपने जिगरी दोस्त याकूब और उसके मां बाप की बेरमी से हत्या की थी। नाजिम से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि दोनों पार्टी में मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तभी याकूब ने नशे में एक बड़ी बात कह दी कि उसके घर में चोरी का सोना रखा है। यह सुनते ही नाजिम के मन में लालच आ गया। दोनों पार्टी से बाहर निकले, जमकर नशा किया और रात करीब 1 बजे घर पहुंचे। वहां बैठकर बिरयानी खाई। फिर जब याकूब अपने कमरे में जाने लगा तो नाजिम भी उसके साथ अंदर गया। जैसे ही याकूब सो गया, नाजिम जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी शर्ट किसी चीज में फंस गई और एक बटन टूटकर नीचे गिर पड़ा। नाजिम ने पलट कर देखा, लेकिन अंधेरे में ठीक से समझ नहीं पाया कि शर्ट कहां फंसी थी। हालांकि वक्त कम था, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तेजी से बाहर निकल गया। यही बटन बाद में पुलिस को मौके से मिला, जो उसके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बना। जैसे ही याकूब सो गया, नाजिम ने उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे बस एक ही चीज की तलाश थी, वो चोरी का सोना जिसके बारे में याकूब ने बताया था। सबसे पहले नाजिम सीधा याकूब की मां के कमरे में गया और उस पर हमला कर दिया। फिर मंसूर को मार डाला। इसके बाद उसने घर के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन सोना नहीं मिला। जब उसे कुछ हाथ नहीं लगा तो वो दोबारा याकूब के कमरे में गया। उसने पहले चाकू से याकूब पर वार किया, फिर ईंट से उसके सिर पर कई बार हमला किया, जिससे याकूब की मौके पर ही मौत हो गई। जब नाजिम की तलाश बेकार गई और उसे कुछ नहीं मिला तो उसने याकूब की डेड बॉडी पर कपड़े डाल दिए और घर की खिड़की से कूदकर भाग निकला। सीधा अपने घर पहुंचा और खून के दाग छुपाने के लिए अपने कपड़े धोने लगा। इसी दौरान उसकी बहन ने देख लिया कि उसकी शर्ट पर खून के छींटे थे। उसने ये बात अपनी भाभी को बताई और फिर भाभी ने मां को। घरवालों को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने सच छुपाने की कोशिश की। जब पुलिस ने नाजिम के कपड़े बरामद किए तो धुली हुई शर्ट पर भी खून के निशान मिल गए। याकूब के कमरे से टूटा हुआ वही बटन भी मिला जो नाजिम की शर्ट से गायब था। पकड़े जाने के डर से नाजिम ने अपने मोबाइल का सिम भी निकालकर फेंक दिया था, मगर सबूत इतने पक्के थे कि आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नाजिम अगर याकूब की बात को नजरअंदाज कर देता तो आज जेल में नहीं होता। चोरी का लालच उसे कातिल बना गया। नाजिम के घरवालों ने सच छुपाने की कोशिश की। अगर वे सही वक्त पर पुलिस को सच बता देते तो शायद हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। नाजिम ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक टूटा हुआ बटन और खून के धब्बे ही उसके गुनाह की गवाही देने के लिए काफी थे। गलत रास्ता कभी किसी को सही मंजिल तक नहीं ले जाता। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से ये पहली कहानी है, जहां एक साधारण किसान के खेत में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ मिला। हर रोज ऐसी क्राइम स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा दें। आमतौर पर किसान अपने खेत में लकड़ियां जमा करते रहते हैं, जो खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने और सर्दियों में आग तापने के काम आती है। बलखड़पुरा गांव के किसान माखन ने भी अपने खेत में ढेर सारी लकड़ियां जमा कर रखी थी
और धूप में पड़ी हुई ये लकड़ियां सूख कर जलाव हो गई थी। 15 जून 2016 को सुबह माखन अपने खेत पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सूखी लकड़ियों का ढेर जलकर राख हो चुका था। लकड़ियों में आग कैसे लगी? क्या किसी ईर्ष्या ने आग लगाकर ढेर को भस्म कर दिया? सोचते हुए माखन करीब पहुंचा तो राख के ढेर में उसने मानव कंकाल देखा। स्पष्ट था कि माखन ने जो सूखी लकड़ियां जमा की थी उनका इस्तेमाल मुर्दा जलाने के लिए किया गया था। बदमाश माखन ने तुरंत गांव लौटकर उक्त सूचना से सरपंच यशवंत पटेल को अवगत कराया। पटेल ने थाना छेगांव माखन को फोन करके घटना से अवगत करा दिया। सूचना पाते ही थाना प्रभारी RS पटेल अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। खेत में लाश जलाई गई थी। जाहिर सी बात थी कि केस हत्या का था। किसी की हत्या की गई, फिर लाश जलाकर प्रमाण स्वाहा करने की कोशिश की गई। एक बड़ी हद तक जल जाने से शव पहचान के योग्य नहीं रह गया था। इसके बावजूद शर्ट का एक हिस्सा जलने से बच गया था। कंकाल तथा अजले शव से स्पष्ट था कि वो किसी पुरुष का था। शव देखते देखते थाना प्रभारी पटेल को दुर्गा की याद आई। कुछ दिन पहले उसने पति नाहर सिंह की गुमशुदगी थाना छेगांव माखन में दर्ज कराई थी। माखन के खेत से दुर्गा का घर अधिक दूर नहीं था। पटेल ने दुर्गा को मौके पर बुलाकर अजली शर्ट दिखाई। क्या ये कमीज तुम्हारे लापता पति नाहर सिंह की है? शर्ट पर सरसरी नजर डालकर दुर्गा ने जवाब दिया, दारोगा जी, ये कमीज मेरे पति की नहीं है, इसलिए लाश भी उनकी नहीं हो सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि फिर तुम्हारा पति कहाँ लापता हो गया। दारोगा जी, आपको बताया तो था कि मेरे पति कुंभ स्नान करने उज्जैन गए थे, वहां से लापता हुए हैं। दुर्गा ने बताया, मेरे पति धर्म कर्म वाले थे, उनके मन में वैराग्य की भावना थी। मेरा ख्याल है कि कुंभ मेले में किसी सन्यासी से प्रभावित होकर वो उसके शिष्य बन गए होंगे। इसके बाद गुरु शिष्य तपस्या करने हिमालय पर चले गए होंगे। पटेल दुर्गा का मुंह तकते रह गए। उनकी छठी संज्ञा कह रही थी कि जो लाश जलाई गई है वो नाहर सिंह की है। जब दुर्गा ही उस लाश को पहचानने से इनकार कर रही थी तो पटेल कर भी क्या सकते थे। एक प्रश्न ये भी था कि नाहर सिंह को गुम हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। अगर लाश उसकी थी तो 1 माह तक वो कहां था? मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद उन्होंने कंकाल नुमा शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे दिन नाहर सिंह का भाई शेर सिंह थाना छेगांव माखन पहुंचकर पटेल से मिला। वो मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के गांव बद्री में रहता था और वहीं से आया था। शेर सिंह को बलखड़पुरा में मिली लाश की खबर अपने एक परिचित से मिली थी। उसने संदेह व्यक्त किया कि वो लाश उसके भाई नाहर सिंह की हो सकती है। पटेल ने शेर सिंह की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मरने वाला नाहर सिंह था? सर, मेरी भाभी दुर्गा ने सुनील बलाई को अपना धर्म भाई बनाया हुआ है। शेर सिंह ने बताया, सच ये है कि उन दोनों का अवैध संबंध है। पाप के रिश्ते पर पर्दा डालने के लिए वे भाई बहन बने थे। दुर्गा भाभी और सुनील बलाई के अवैध संबंध की बात नाहर सिंह को पता थी। मुझे भी मालूम है और उनके पड़ोसी भी जानते थे। नाहर सिंह उन दोनों के अवैध संबंध में बाधक बना हुआ था। मुझे शक है कि अपना रास्ता साफ करने के लिए दुर्गा, भाभी और सुनील ने नाहर सिंह की हत्या करके लाश जला दी है। लेकिन नाहर तो काफी समय से गायब है। इतने दिन लाश कहाँ रही? साहब, ये तो आपको ही मालूम करना होगा। शेर सिंह की बात सच थी। पुलिस को ही तफ्तीश से असलियत पता करना थी। दुर्गा के हावभाव से पटेल को उस पर पहले से शक था। शेर सिंह ने उसके अवैध संबंध की पोल खोली तो दुर्गा और उसके प्रेमी पर सीधा आरोप भी लगाया। इससे संदेह पुख्ता हो गया। उसी शाम को पटेल ने दुर्गा और सुनील को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। थाने में पुलिस पूछताछ करें तो अच्छे अच्छों के होश पाख्ता हो जाते हैं। दुर्गा व सुनील भी जल्दी ही टूट गए और तोते की तरह बोलने लगे। मध्य प्रदेश के जिले खंडवा से 10 किलोमीटर दूर स्थित छेगांव माखन थाना क्षेत्र में स्थित अग्रवाल सूत मिल है। इसी मिल में खरगोन निवासी नाहर सिंह कार्य करता था। मिल परिसर के पास ही नाहर सिंह पत्नी दुर्गा के साथ रहता था।
नाहर सिंह शराब पीने का आदी था। दुर्गा भी उस समाज की थी जिसमें स्त्रियों का शराब पीना बुरा नहीं माना जाता। होली, शादी, पार्टी जैसे मांगलिक अवसर पर वो भी 2-3 पैग शराब पी लिया करती थी। शादी के बाद नाहर सिंह उसे अपने साथ बैठाकर शराब पिलाने लगा तो वो नशे की लती हो गई। मिल से छुट्टी के बाद नाहर सिंह घर आते वक्त ठेके से देसी शराब की बोतल खरीद लाता। दुर्गा सलाद बनाकर तैयार रखती। नाहर सिंह के आते ही शराब की बोतल खुल जाती। शराब की चुस्कियां लेते हुए दुर्गा भोजन पकाती। पति भोजन करते उसके बाद एक दूसरे की बाहों में बंद कर बेड पर धमाल मचाते फिर सो जाते। दोनों की यही दिनचर्या थी। इसी बीच नाहर सिंह की दोस्ती सहकर्मी सुनील बलाई से हुई। वो भी पक्का पियक्कड़ था। एक शाम नाहर सिंह सुनील को शराब पार्टी देने के लिए घर लाया। पति और उसके दोस्त के साथ दुर्गा ने भी पार्टी ज्वाइन की। दुर्गा ने अपने हाथों से जाम बनाकर सुनील को दिए तो उसकी तबीयत मस्त हो गई। साकी के हाथों बने जाम पीने का आनंद जो निराला होता है। सुनील को ऐसा आनंद आया कि वो हर शाम ठर की बोतल लेकर नाहर सिंह के घर पहुंचने लगा। नाहर सिंह, दुर्गा और सुनील तीनों टेबल शेयर करते। दुर्गा पैक बनाकर पिलाती और सुनील आंखों से उसके हुस्न की शराब पीता रहता। दरअसल पहले ही दिन सुनील के मन में दुर्गा को भोगने की तमन्ना जाग उठी थी। इसीलिए शराब की बोतल लेकर रोज उसके घर पहुंचने लगा था। नाहर सिंह को उसकी नीयत पर शक ना हो, इसलिए सुनील ने दुर्गा को धर्म बहन बना लिया। दुर्गा भी सुनील को धर्म भाई मानने लगी। नाहर सिंह को मुफ्त में दारू मिलने लगी तो सुनील से उसका याराना बढ़ता गया। एक बार नाहर सिंह अपने परिजनों से मिलने खरगोन गया। सुनील को पता था कि नाहर सिंह शहर से बाहर गया है। इसके बावजूद वो शराब की बोतल लेकर उसके घर पहुंच गया। शराब देखकर दुर्गा लालच में आ गई। उसने सलाद काटकर सर्व किया, एक प्लेट में नमकीन लगाई और सुनील के साथ पीने बैठ गई। सुनील और दुर्गा तब तक पीते रहे जब तक कि बोतल खत्म नहीं हो गई। दोनों को नशा भी काफी हो गया था। सुनील को नाहर सिंह की अनुपस्थिति का लाभ उठाना था, इसलिए होशोवास में होने के बावजूद वो गहरे नशे में होने का अभिनय करते हुए झूमने लगा। दुर्गा आज अधिक मात्रा में शराब पी ली, इसलिए कदम डगमगा रहे हैं। पढ़ते घर जाने से अच्छा है कि यही सो जाओ। सो जाओ, इसमें कहने वाली क्या बात है। भाई बहन के घर में सो जाएं तो बुरा नहीं माना जाता। वैसे भी आज वे घर पर नहीं है। तुम रहोगे तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। दुर्गा के हवास पर तेज नशा चढ़ा था। इसके बावजूद उसने सुनील के लिए बिस्तर लगा दिया और स्वयं अपने बेड पर जा लेटी। क्योंकि वो गहरे नशे में थी, इसलिए लेटते ही सो गई। सुनील की आंखों में नींद कहाँ थी। वो तो दुर्गा को भोगने के इरादे से उसके घर में रुका था। सो जाता तो उसके मंसूबे पर पानी फिर जाता। कुछ देर बाद जब सुनील को विश्वास हुआ कि दुर्गा गहरी नींद सो गई है, तो वो अपने बिछाने से उठकर उसके पहलू में जा लेटा। दुर्गा चित लेटी सो रही थी। सुनील उसके तन से छेड़छाड़ करने लगा। इसी छेड़छाड़ में दुर्गा का बदन बहक गया। वो सुनील से लिपट गई। नींद और नशे में दुर्गा ये सोच रही थी कि नाहर सिंह उसे कामुक छेड़छाड़ कर रहा है। दुर्गा को जब तक हकीकत पता चली तब तक कामनाओं पर दुर्गा का वश नहीं रह गया था। बेकाबू हुई कामनाएं संसर्ग की मांग कर रही थी। इसलिए अपना और सुनील का रिश्ता भूलकर दुर्गा सुनील के साथ संसर्ग हो गई। सुनील बिस्तर के खेल में नाहर सिंह से 10 कदम आगे था। दुर्गा को सुनील से जो आनंद मिला वो नाहर सिंह से मिलने वाले आनंद पर बहुत भारी था। इसलिए वो सुनील के जोश और शक्ति की दीवानी हो गई। उस रात दोनों के बीच से मर्यादा की दीवार ढह गई। तो अब अक्सर ऐसा होने लगा कि सुनील व दुर्गा नाहर को नशे में धुत करके उसे सुला देते। उसके बाद निश्चिंत होकर अपनी कामनाओं को जगाते दुर्गा से मिलन के लिए सुनील ने एक नया तरीका निकाला। जब नाहर सिंह की दिन की ड्यूटी होती तो वो अपनी नाइट ड्यूटी लगा लेता। जब नाहर की नाइट ड्यूटी होती तो अपनी दिन की ड्यूटी लगा लेता। इस तरह कभी दिन तो कभी रात को वो दुर्गा की देह को भोग लेता। कई महीने बीत गए। नाहर सिंह ने दुर्गा
वह सुनील को आपत्तिजनक अवस्था में तो नहीं देखा, मगर पड़ोसियों की बातों से उसे संदेह अवश्य हो गया था। इसी संदेह के चलते नाहर सिंह ने सुनील को घर आने से मना कर दिया। दुर्गा और सुनील को एक दूसरे के बगैर चैन नहीं था, इसलिए सेलफोन पर समय व स्थान तय करके वे खेत खलिहानों में मिलने लगे। जब तक मिलन घर में होता था, बात छुपी थी। दुर्गा व सुनील बाहर गोपनीय भेंट करने लगे तो गांव में उनके संबंध की चर्चा आरंभ हो गई। नाहर सिंह के कानों में ये चर्चा पड़ी तो वो दुर्गा को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। दुर्गा की बेवफाई से नाहर सिंह मन ही मन घायल था। वो उसे मारता पीटता तो था ही, लेकिन उससे वो ऐसा बदला भी लेना चाहता था जिससे दुर्गा को जलील होना पड़े। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। अग्रवाल सूत मिल में नाहर सिंह का सुपरवाइजर प्रशांत सिंह था। प्रशांत सिंह बदला हुआ नाम है। वो बिहार का निवासी था। खंडवा में वो अकेला रहता था। बीवी बच्चों को उसने बिहार में रखा हुआ था। प्रशांत रसिक प्रवृत्ति का था। मिल में काम करने वाली महिला श्रमिकों को परेशान करके ये पैसा देकर अपनी हवस मिटाता था। एक रोज नाहर सिंह प्रशांत को अपने घर लाया। दारू पार्टी शुरू हुई तो दुर्गा नमकीन तथा सलाद देने कई बार कमरे में आई। प्रशांत की लालची नजरें दुर्गा के यौवन को निहारने लगी। नाहर सिंह कुटिलता से मुस्कुराया। उसने प्रशांत से पूछा, साहब, लगता है मेरी घरवाली आपको पसंद आ गई। प्रशांत हंसने लगा। नाहर सिंह, हसीन औरत सभी को पसंद आती है। तुम तो लक्की हो यार। नशे की बोतल तो तुम्हारे घर में ही है। साहब, मेरा प्रमोशन करा देना। आज की रात के लिए मैं नशे की ये बोतल आपको सौंपता हूं। छक कर नशा कर लेना। प्रशांत हैरान भी हुआ और खुश भी। नाहर सिंह दुर्गा से प्रतिशोध लेना चाहता था तथा सुपरवाइजर को खुश करना चाहता था। इसलिए उसने दुर्गा को आदेश दिया, अपने साहब को खुश कर देना। पागल हो गए क्या? मुझे तुमने वेश्या समझ रखा है। दुर्गा ने आंखें दिखाई। साली जब अपने धर्म भाई को मजा दे सकती है तो साहब को क्यों नहीं? वो मेरा प्रमोशन करेंगे, जैसा कहा वैसा करना, वरना घर से निकाल दूंगा। नाहर सिंह ने बीवी को आंखें दिखाई। दुर्गा को मजबूर होकर उस रात प्रशांत को देह सुख देना पड़ा। प्रशांत को मुफ्त में शबाब मिला तो वो अब अक्सर बोतल लेकर नाहर सिंह के घर आने लगा। नाहर सिंह मुफ्त की बोतल पीता, प्रशांत मुफ्त में शबाब की बोतल से नशा करता। जाते वक्त वो कुछ रुपए भी नाहर के हाथ पर रख जाता। नाहर सिंह के मन में पत्नी के लिए ऐसी नफरत भरी हुई थी कि वो उसे सुपरवाइजर के साथ संभोग करते देख खूब खुश होता। पति जब दुर्गा से एक किस्म का देह व्यापार कराने लगा तो मौका मिलने पर एक दिन दुर्गा ने ये सारी बातें सुनील को बताई। फिर उससे अनुरोध किया, कुछ करो सुनील, वरना नाहर सिंह मुझे कोठे पर बिठा देगा। मामले का हल निकालने के लिए दुर्गा व सुनील मिले और नाहर सिंह की हत्या की योजना बना ली। दुर्गा को क्राइम सीरियल देखने का शौक था। कुछ महीने पहले देखे गए एक सीरियल से प्रभावित होकर दुर्गा ने हत्या करने और शव नष्ट करने का प्लान भी सोच लिया। 13 मई 2016 को नाहर सिंह नशे में धुत होकर सो रहा था। प्लान के मुताबिक दुर्गा ने मसाला पीसने वाली पत्थर की सिल उसके सिर पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद फोन करके सुनील को बुलाया। किसी प्रकार दोनों ने मिलकर लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा, फिर घर में ही लाश छिपा दी। इसके बाद दुर्गा ने पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति उज्जैन में कुंभ स्नान के लिए जाने को कहकर घर से निकला, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा। पुलिस ने नाहर सिंह की तलाश कराई पर उसे कहाँ मिलना था, वो तो घर में ही दफन था। इसी बीच मकान मालिक ने दुर्गा को कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब दुर्गा फंस गई। नया किराएदार आता या मकान मालिक घर का मुआयना करता तो उसकी पोल खुल जाती। एक बार फिर उसने अपने प्रेमी सुनील से मशवरा किया। दुर्गा को फिर क्राइम सीरियल में देखा दृश्य याद आया। उन्होंने आधी रात को चुपके से सरागड़ा शव गड्ढे से बाहर निकाला और उसे माखन के खेत में ले गए। वहां उसे सूखी लकड़ियों के ढेर पर रखकर जला दिया। अभियुक्तों की अपराध स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने धारा 302-201, 120-34 आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध संख्या 138/2016 पंजीकृत किया।
दूसरे दिन दोनों अभियुक्तों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। ये थी आज की कहानियां। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।